द इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पेपर पॉट्स जो अपना बहुत ज़बरदस्त तरीके से सूट इस्तेमाल कर रही होती है और हमें ये बात पता चलती है कि उसके सूट के अंदर दरअसल कोई वेपन सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ एक रेस्क्यू और रिकवरी आर्मर के तौर पे बनाया गया है। और इस चीज़ को नॉर्मल ऑसमन चेक करवाने के लिए एक पूरी के पूरे फ्लाइट को जो है क्रैश करवा देता ताकि वो देख सके कि वो उसको कैसे बचाती है। लेकिन पेपर पॉट्स उन सबको सेफली बचा लेती है और हैमर के एजेंट उसको आगे पकड़ के ले जाते हैं। दूसरी तरफ आयरन मैन वर्सेस नेमोर हमने देखा सीरीज के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल था। और आयरन मैन को पता था कि नेमोर को वो हरा नहीं सकता, इसलिए वो अपनी ट्रिक्स इस्तेमाल करता है और अपने नए आर्मर के जरिए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब नेमोर अपने मिशन में फेल हो जाता है तो नॉर्मन ऑसबॉर्न कबाल के दूसरे मेंबर द हुड और उसके क्राइम सिंडिकेट को अब स्टार्क के पीछे लगा देता है और बोलता है कि तुम्हारे लोगों में से जो कोई भी पहला शख्स टोनी स्टार्क का सर मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसे 1 बिलियन यूरो का जो हूँ गोल्ड देने वाला हूँ। अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि एक बीच के ऊपर एक अजीब सा गोल सा हेलमेट पड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे हैमर के एजेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें स्टार्क मिल गया है, हमने उसके हेलमेट को रिकवर किया है। और बेसिकली ये टोनी स्टार्क का वही हेलमेट होता है जो वो पहन के सूट में निकला था। और इस तरह हम यहाँ से फ्रांस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे टोनी स्टार्क इस वक्त यहाँ पे छुपा होता है और वो जो है एक जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आया हुआ होता है और बोलता है कि मुझे अपने आर्मर के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करने होंगे क्योंकि मैं पहले की तरह इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इसको अपने लिए डाउनग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले की तरह अपग्रेडेड नहीं रहा, तो आर्मर चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और इस तरह वो यहाँ पे आगे कोई चीज़ें शॉपिंग वगैरह कर रहा होता है मदरबोर्ड्स की, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी जो है वो उसको पहचान चुका होता है और स्टार्क बोलता है कि वाकई में मेरे कान के अंदर ये जो डिवाइस लगी है शायद इसी वजह से लोग मुझ पर शक कर रहे हैं और लोग मुझे शायद पकड़ने ही वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आयरन मैन को पता चल जाता है कि वो आदमी जो है उसकी जासूसी कर रहा है और किसी को बता रहा है। तो आयरन मैन उसके पास आता है, उसका मोबाइल छीन के दूर फेंकता है और बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा। तो बोलता है कि मिस्टर स्टार्क मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन आयरन मैन उसका मोबाइल फेंकता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। और यहाँ से हम लोग दोबारा टेक्सास क्रेन कंट्रोलर के पास शिफ्ट होते हैं जो कि मारियल से बोल रहा होता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम अपने आप को कंट्रोलर के हवाले कर दो। और वो जो है मारियल की गर्दन पे भी वही जो है डिवाइस लगा रहा होता है जिससे वो सबको कंट्रोल करता है और वो बोलता है कि हाँ अब मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा। और मारियल हम देखते हैं कि अचानक वो अपने पुराने फ्लैशबैक में चले जाती है जब वो बच्ची हुआ करती थी और यहाँ पे उसको वो सारी पुरानी चीज़ें अपनी याद आ रही होती है जो कि अब तक उसकी ज़िंदगी में हो चुकी है। मतलब सबसे पहले कि उसके फादर कितने बुरे हुआ करते थे, उसके स्कूल टीचर कितने बुरा हुआ करते थे, उसके दोस्त कितने बुरा हुआ करते थे, फिर उसको निक फ्यूरी का ज़माना याद आने लगा, फिर उसको जो है मारिया हिल बनने का यानी एजेंट ऑफ शील्ड बनने का ज़माना याद आने लगा। उसके बाद फिर टोनी स्टार्क की उसकी चीज़ें याद आने लगी और आखिर में वो जो एजेंट जिसने उसको गुड बाय बोला था। और इसके ज़रिए मारिया हिल बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और कंट्रोलर बोलता है कि नहीं ये रेजिस्ट कर रही है, ये कैसे हो सकता है, इसको रोकना होगा। और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के करीब जहाँ पे हम देखते हैं कि एक हैमर्स का जहाज जो है सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए एवेंजर्स टावर पे आ रहा होता है और उसके अंदर वो किसी और को पकड़ के नहीं बल्कि पेपर पॉट्स को लेकर आ रहे होते हैं। और वो एजेंट बोलता है कि तुम्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है, तो बोलती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो नॉर्मल बोलता है कि मिस पॉट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बात पर अग्री हो गई, हम लोग आपस में बैठ के कुछ आज बातें कर लें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई अंडर अरेस्ट नहीं है, मैं बस आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस करने वाला हूँ जिसका जवाब मिलने के बाद मेरे ख्याल से आपको मैं वापसी घर भेज दूंगा। खैर आज तो नहीं, लेकिन कल तक तो मैं ज़रूर आपको घर वापसी भेज ही दूंगा। तो वहीं पे जो है पेपर पॉट्स बोलती कि गुड, मुझे ये सुन के बात अच्छी लगी कि अब मैं किसी लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं हूँ। मतलब मैं कोई लॉयर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझती हूँ कि इसके ज़रिए तो मेरा 5th, 6th, 7th और 8th अमेंडमेंट राइट जो हो उसको वायलेट कर रहे हो। तो वहाँ पे विक्टोरिया आती है और बोलती है कि हमारे पास लॉयर्स हैं, हमने उनसे बात करी है, वो आपका कोई राइट यहाँ पे वायलेट नहीं कर रहा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखा मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे यहाँ पे कुछ चंद सवालात करना चाहता हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलवाना चाहता हूँ कि इस वक्त आप जो एक टेरिबल अम्यूजिंग सूट के अंदर हैं जिसकी कीमत तकरीबन $4 बिलियन की है और वो खतरनाक किस्म की डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज रखता है, तो ये सवालात करना मेरा बनता है आपसे। तो पेपर बोलती कि तुम और मैं दोनों जानते हैं इस बारे में कि ये बात सच नहीं है। ये आर्मर जिसको रेस्क्यू आर्मर 1616 कहा जाता है, ये एक इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट के तौर पे बनाया गया था, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर कोई वेपन्स वगैरह नहीं है। तो उसमें बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम उस आर्मर से बाहर आ जाओ ताकि हम उसको अपने तरीके से देख सकें।
तो पेपर बोलती है कि बिल्कुल मेरे ख्याल से ऑस्बॉर्न, मैं शायद तुम्हारे लिए बाहर आ भी जाती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा जो जारवेस है वो ऑफलाइन हो गया है। इसका मतलब ये है कि मैं सूट के अंदर हमेशा के लिए फंस के रह गई हूँ। तो वहीं पे ऑस्बॉर्न बोलता है कि बस करो पेपर, बस अब मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। स्टार्क, मुझे बताओ स्टार्क कहाँ है, हमें सिर्फ स्टार्क चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, और मुझे ये भी बताओ कि वो आखिरकार कर क्या रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मिशन क्या है, वो हमसे क्यों छुपता फिर रहा है। और अगर तुमने मुझे स्टार्क से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जो हमारे काम आ सके, तो मैं तुम्हारे साथ क्रूअल और अनयूजुअल तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है लोग क्या सोचते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे लॉयर्स क्या सोचेंगे। और यहाँ तक कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास तक नहीं रुकूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स सबको जो इसके अंदर घसीट के ले आऊँगा। तो पेपर बोलती है कि हाँ, इस बारे में तो मुझे पहले से भरोसा था कि तुम उसी टाइप के मॉन्स्टर हो जो इस तरह की हरकतें करता है। तो बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें हर वो बात बताने वाली हूँ जब मैं स्टार्क से आखिरी बार मिली थी कि उसने मुझसे क्या कहा था और वो क्या करने वाला है। उसने अपनी इतनी बड़ी कंपनी का इंचार्ज मुझे बना दिया और अपने आप को वहाँ से लात मार के निकाल दिया। यही हुआ था सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। मैंने उससे भीख मांगी थी कि वो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दे, वहाँ से नहीं भागे, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। और अब मैं भी यही विश कर रही हूँ कि शायद मैंने उस टाइम उसको जो है भागने के लिए इनकरेज किया होता, ना कि रोकने के लिए कॉवर्ड्स की तरह, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कि तुम किस किस्म के आदमी हो, नॉर्मन ऑसबॉर्न। और यहाँ से हम फ्रांस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क भागता हुआ जा रहा होता है, उसके पीछे एक आर्मर उसका पीछा कर रहा होता है। स्टार्क बोलता है कि ये मेरा सूट नहीं हो सकता, मतलब अगर वो मेरा होता तो वो मेरे पास आ जाता और इस तरह मेरे पीछे नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर कौन है ये हमें पता लगाना होगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि ये किसी ने टोनी स्टार्क का एक सूट हाईजैक किया होता है जो उसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, और बोलता है कि टोनी स्टार्क तुम एक डेड मैन हो, तुमने सुन लिया मुझे, तुम मर चुके हो। लेकिन स्टार्क हम देखते हैं कि वहाँ से भागने की ज़बरदस्त तरीके से कोशिश कर रहा होता है, और वो वहाँ से एक बिल्डिंग से छलांग लगा के दूसरी बिल्डिंग में जाता है। लेकिन वहीं पे वो उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तुम जिंदा हो या ना रहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे पैसे मिल जाएंगे जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो तुम भागने की जितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा। और हम देखते हैं कि वो जो है स्टार्क एक छत तोड़ के जो उसके नीचे गिराता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है स्टार्क, तुम क्या चाहते हो, क्या जिंदा चलना चाहते हो मेरे साथ या मुर्दा हालत में। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार्क का यहाँ पे खून निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत बुरी हालत में होता है, और बोलता है कि वो देखो ज़रा कैसे नीचे पड़े हुए हो, ऐसा कभी तुम दुनिया के किंग हुआ करते थे और अपनी हालत देखो अब तुम क्या बन गए हो। तो बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करो। तो बोलता है कि ओह गॉड, टोनी स्टार्क मुझसे प्लीज़ कह रहा है, ये कितना ज़्यादा सुनने में मज़ेदार लग रहा है। अब बताओ कैसा लग रहा है बिग मैन, कि जब तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली जाती है, खासकर तुम्हारे जैसों के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, है ना स्टार्क। अब मुझसे जो है अपनी मर्जी के लिए भीख मांगो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भीख मांगो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोबारा प्लीज़ कहो, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं इसको अपनी रिंग टून बनाऊँगा। लेकिन वहीं पे स्टार्क जो है इसका पैर पकड़ता है और उसके ऊपर कोई चीज़ लगाता है, जिससे वो आर्मर पूरा का पूरा शॉक में चले जाता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। और स्टार्क वहाँ पे जो है वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह अब ये हमले जो है खतरनाक से खतरनाक होने लग गए हैं। यहाँ पे हाई टेक सूट जो हैं वो अब स्टार्क का पीछा कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, और स्टार्क इसके पास इस वक्त अभी कुछ भी नहीं है जो उनसे लड़ सके। और वहीं पे हम देखते हैं कि मारिया हिल जो है उस डिवाइस को निकाल के फेंक देती है जो उसने कंट्रोलर ने लगाई होती है, और बोलती है कि डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो कंट्रोलर बोलता है कि इसको रोको, ये यहाँ से भागनी नहीं चाहिए जिंदा सही सलामत। और इस तरह वो सारे लोग उसको जो है पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कंट्रोलर वहाँ से उठता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम सो नहीं होता तो मुझे लगता है ये सब खुद ही करना पड़ेगा, तो आओ मेरी तरफ, अपने न्यू मास्टर की तरफ। लेकिन मारिया हिल जो है वहाँ पे उससे ज़बरदस्त किस्म से मुकाबला करती है और उसको मारने की कोशिश कर रही होती है, और वो उसके प्लग्स वगैरह के अंदर घुसती है, जिसके ज़रिए वो उसको अनप्लग कर देती है, जो कि सबको उसने जोड़ के रखा हुआ था। और अचानक हम देखते हैं कि जैसे वो प्लग निकालती है तो सारे के सारे लोग वापसी अपने होश में आ जाते हैं, और मारिया हिल वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करती है। हम यहीं पे देख रहे होते हैं कि पेपर पॉट्स का पूरा सूट जो नॉर्मन ऑसबॉर्न उसको अपने एजेंट से खुलवा के चेक करवा रहा होता है, और बोलती है कि तुमने मुझसे जो जो सवाल किए मैंने उनको सबका सही जवाब दिया, यहाँ तक कि तुमने मेरे सूट का हर एक हिस्सा जो है खोल के देख भी लिया है, तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता है कि मैं इस वक्त क्या पहनी हुई हूँ। तो ये बताओ ऑसबॉर्न कि तुम्हें मुझे यहाँ पे रोके क्यों रखा हुआ है, तुम मुझसे और क्या चाहते हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि सच में स्टार्क ने हर चीज़ के बारे में पहले से सोच के रखा था, मैंने नहीं सोचा था कि उसने इतना सब कुछ सोचा हुआ होगा। तो बोलता है कि वाकई में मैंने हर चीज़ के ऊपर नजर दौड़ाने की कोशिश करी, जब तुम इनिशिएटिव में हुआ करती, जब तुम द ऑर्डर ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर हुआ करती थी, हर चीज़ वो हमारे साथ रजिस्टर है, तुम्हारा सारा लीगल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। स्टार्क वाकई में एक चालाक बंदा है, और बोलता है कि हमारे पास स्टार्क के पुराने खिलौनों का भी एक बैच पड़ा हुआ है, और हमारी ऑस्कॉप इंडस्ट्री जो है पूरी कोशिश कर रही है कि मैं उसको सारे के सारे आर्मर्स को यूजेबल बना सकूं अपने लिए। वेल ये इतना ज़्यादा भी आसान नहीं उसके आर्मर्स को चलाना, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा पजलिंग चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन हम उसका पता लगा ही लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो बोलता है कि ये जो तुम्हारे सीने के अंदर ये रिपल्सर टैग लगा हुआ है, इसके जरिए सारे सूट्स को पावर मिलती है। स्टार्क की तकरीबन हर चीज़ को कॉपी करना आसान है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जीनियस वो हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। बोलता तो हम एक डील करते हैं, क्यों ना तुम मुझे इस चीज़ को ज़रा करीब से देखने दो, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से चलती है। उसके बदले में मैं तुम्हारे ऊपर से सारी लीगल ऑब्लिगेशंस वो हटा लूँगा, और तुम्हारी दुश्मन भी नहीं रहोगी, मतलब तुम जहाँ जाना चाहो, जो करना चाहो वो कर सकती हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम समझ सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तो पेपर बोलती कि मेरा जवाब ना है, मैं तुम्हें इसको छूने भी नहीं दूंगी।
तो ऑसमन बोलता है कि मैं जानता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा, तो मैं तुम्हें अब बता देता हूँ कि चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। और वहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी तरह रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और बोलता है अब जो हो तुम लोअर 48 को छोड़ के नहीं जा सकती हो, तुम 4500 मीटर से नीचे ही हमेशा फ्लाई करोगी और तुम 200 की स्पीड से ज़्यादा पे ट्रैवल नहीं कर सकती हो। तुम किसी भी लॉ एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अंदर इंटरफेयर्स नहीं करोगी, चाहे वो फायर या रेस्क्यू हो या कोई और ही क्यों ना हो। और मुझे जब भी तुम्हारा पहला मौका मिलेगा तुम्हें अरेस्ट करने का, तो मैं तुम्हें पब्लिक के सामने अरेस्ट करके लेकर आऊँगा और उसके बाद तुम्हारे पास कोई टिकट नहीं होगा जिसके ज़रिए तुम यहाँ से निकल के जा सको। और उसके बाद मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा और तुम्हारे सीने में से रिपल्सर टैग खुद एक स्क्रू ड्राइवर के जरिए निकालूंगा। तो वहीं पे विक्टोरिया बोलती कि सर हमारे पास एक ज़रूरी खबर है, टेक्सास के अंदर कुछ हो रहा है। तो ऑसमन बोलता है कि इसको मेरे टावर से बाहर निकालो और ये हमारी छत पर से अगर उड़ के गई तो उसको वहाँ से मार गिराना। इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसमन की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हट चुकी होती है, क्योंकि उसको ना ये सूट मिला होता है, ना पेपर पॉट से जवाब मिले होते हैं और ना ही उसको वो रिपर्सल टेक्नोलॉजी मिली होती है जो उसको अपने सूट चलाने के लिए चाहिए। और इस तरह वो यहाँ पे छोड़ देता है पेपर पॉट्स को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद। वहीं पे मारियल बोलती है कि मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरी गर्दन में से खून निकल रहा है, ये बहुत बुरा है। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है, मुझे एक टर्मिनल ढूंढने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए मैं पता लगा सकूँ कि वो हार्ड ड्राइव कहाँ है जो कि स्टार्क को चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ को वो कंप्यूटर मिल जाता है जिसमें वो अपनी डिवाइस लगा सके और वो डिवाइस लगा के चेक करती है कि उसकी वो हार्ड ड्राइव कहाँ है। और वहीं पे मारियल बोलती है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा जल्द से जल्द कि वो ड्राइव कहाँ है, और उसके ज़रिए वो पता लगा लेती है कि उसकी वो ड्राइव कहाँ रखी हुई है। और वो वहाँ पे जाती है, पहुँचती है और वो शीशा वीशा तोड़ती है, वहाँ पे उनके सर्वर उसमें घुसती है और वो ड्राइव ढूंढना शुरू करती है और बोलती है कि मुझे अपनी आंखें सही से खोल के फोकस करना होगा क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और हम वहीं पे देखते हैं कि एक ड्राइव के ऊपर जो है वहाँ पे मार्क एक्स लिखा होता है और बोलती कि यही टोनी की ड्राइव एक्स है, उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ उसके लिए। तो मुझे अब यहाँ पे 911 को कॉल करना पड़ेगा ताकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे बचा सकें उनको बचा लें। और दूसरी तरफ मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कहीं मेरा इतना खून ना बह जाए कि मैं मर जाऊँ, और किसी ना किसी तरह से मुझे जो है कैप्टन अमेरिका को ढूंढना होगा ही होगा। यहाँ पे देखते हैं एक बिल्डिंग के अंदर जैसे वो बातें कर रहे होते हैं कि वेल हमारा एक बंदा था लेसनर स्नीड, मैं स्वेयर करता हूँ कि मैंने उसका ये नाम नहीं रखा है लेकिन वो शॉकवेव के नाम से भी जाना जाता है, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? तो वो बोलता है दूसरे आदमी के नहीं। तो बोलता है कि वेल क्योंकि इसका नाम जो है लेसनर स्नीड है, और मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि एनीवे वही हमारा पहला रिस्पॉन्डर था जिसने हमें टोनी स्टार्क के बारे में बताया, वो एक सड़क के अंदर घूम रहा था। तो वो बोलता है कि किस तरह की सड़क के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ देख रहे होते हैं द हुड जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न से बात कर रहा होता है और वो बताता है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी की मार्केट में घूम रहा था। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स उसके बाद क्या हुआ वो मुझे बताओ। तो बोलता है कि उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, वो वहाँ से उसने हमारे आदमी को जो है ब्लू अप करके वहाँ से वो निकल गया। तो बोलता है कि वेल अगर तुम अपने ऐसे बंदों को भेजोगे जिनका नाम लेसनर स्नीड हो तो वो कुछ काम ऐसे ही करेंगे, अगर तुम मुझे इजाज़त देते हो तो मुझे मैडम एसक्यू से कुछ अकेले में बात करनी है। तो द हुड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम अकेले कर सकते हो, मैं तुम लोग को रूम दे देता हूँ। और इस तरह वहाँ से द हुड चले जाता है और वो मैडम एसक्यू से कुछ बात करता है और नॉर्मल बोलता है कि वहाँ नहीं, तुम्हें मेरे पास आना होगा। और यहीं से अगले पर हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर जहाँ पे मैडम एसक्यू से बात करने के लिए आती है और बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई मिस विटनी। तो बोलती है कि मुझे इस नाम से अब कोई और नहीं बुलाता है। तो बोलता है कि तुम्हारा लेकिन नाम तो यही है ना, तुम वही हो ना, तुम इस मार्क्स के पीछे क्या छुपा रही हो आई मीन। तो बोलती कि मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ ऑसबॉर्न, और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, और वो ऐसी क्या बात थी जो तुमने द हुड के सामने मुझसे नहीं कही। तो बोलता है कि वो ऐसी बात नहीं है, मैं जिसके सामने जो बात कहना चाहूँ मैं कह सकता हूँ, मैं काफ़ी पावरफुल इंसान हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तो हम देखते हैं विटनी इस तरह उसके पीछे जाती है और ऑसबॉर्न बोलता है कि ये चीज़ तुम्हें टोनी स्टार्क को पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको एक जगह पे लेकर आता है और बोलता है कि देखो हमें क्या मिला है, इसको ढूंढने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और इसको समझने में, लेकिन ये एक स्टार्क की ऐसी फैसिलिटी है जो कि कहीं छुपी हुई है और इसके अंदर इसके सूट्स अभी भी ऑनलाइन है। तुम्हें स्टार्क को ढूंढना है तो तुम्हें यहाँ पे जाना होगा क्योंकि हमारे हिसाब से टोनी स्टार्क इस वक्त यहीं पे जा रहा है। हैमर की जुरिस्डिक्शन जो है वो वहाँ तक नहीं जा सकती है, हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं कार्रवाई करने के लिए, हमारी जो है वहाँ पे पहुँच नहीं है, लेकिन तुम जहाँ चाहे वो जा सकती हो। और जिस तरह मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि तुम स्टार्क के साथ वहाँ पे जाके कुछ अपने पुराने पर्सनल ग्रजेस भी निकाल सकती हो और इसके ज़रिए तुम्हारी टीम को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो तुम चाहती हो वाकई में कि हम लोग अपना एक पर्सनल बिजनेस शुरू करें जिसके ज़रिए तुम टोनी स्टार्क से निमट भी लो और मेरा काम भी हो जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि उसने विटनी फ्रॉस्ट को उसको एक पर्सनल लालच दिया होता है क्योंकि विटनी फ्रॉस्ट और आयरन मैन के बीच काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री चलते हुए आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी टाइम से दुश्मन भी हैं। तो विटनी फ़ौरन उसकी ये बात सुन के बोलती कि बिल्कुल मैं तुम्हारे इसमें साथ देना चाहूँगी। और यहीं पे हम स्टार्क के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने कंप्यूटर के जरिए अपने आर्मर वगैरह को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने ये सारा बेकार का सामान इसलिए खरीदा ताकि मैं अपने सूट को जाऊँ आसान बना सकूँ अपने इस्तेमाल के लिए, क्योंकि मेरी अब एबिलिटीज़ जो है वो कम होते जा रही हैं क्योंकि मेरी मेमोरीज मिट रही हैं, तो उसको आसान बनाने के लिए मुझे अपने सूट को आसान करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे सब चीज़ें करने की कोशिश कर ही रहा होता है उसको एक ज़ोरदार झटका लगता है दिमाग के अंदर और वो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ज़मीन पे गिर जाता है। और वो वहाँ पे गिर के सिर्फ यही बोल रहा था कि पेपर प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। मतलब टोनी यहाँ पे बिल्कुल बेबस हो गया है, अब उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने मिशन को आगे कंटिन्यू कर सके, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरीज भी जा रही हैं, उसकी मतलब एक तरह से पावर्स जा रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी टोनी स्टार्क की पावर उसका खुद का दिमाग था। और वहीं हम दूसरी तरफ पेपर पॉट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है और जार्विस बोलता है कि मिस पॉट्स
मिस स्पॉट्स, आखिरकार आप क्या सोच रही हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमें अब कहाँ जाना चाहिए? आप चाहती हैं कि मैं आपको कहीं लेके चलूँ? आप मुझे सिर्फ डेस्टिनेशन बताइए, मैं उसके लिए ट्रेजेक्ट्री सेट कर दूंगा। तो वहीं पे जो है पेपर पॉट्स उड़ती है और बोलती है कि टोनी स्टार्क को ढूंढो और जो कुछ भी नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कहा वो जाए भाड़ में। टू बी कंटिन्यूड। सो गाइज, यहाँ पे हमारा इनविंसिबल आयरन मैन का जो है एक आधा स्टोरी आर्क खत्म होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हम पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को एक ही साथ कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आगे जाके कई और जगह कंटिन्यू होगा। तो इसीलिए अब हम यहाँ से अपने दूसरे स्टोरी आर्क की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा ये स्टोरी आर्क अभी सिर्फ आधा ही हुआ है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 6 इशूज़ के अंदर हम आधी स्टोरी पे पहुंचे, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और मज़ेदार होने वाली है। हमने देखा कि इस स्टोरी के अंदर हमें पहले बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त तरह से एक तो देखने को मिली स्टार्क के रिलेटेड, दूसरी तरफ हमने वॉर मशीन वर्सेस आयरन मैन देखा, हमने नेमोर वर्सेस आयरन मैन देखा, और हम बहुत जल्द अब द हुड वर्सेस आयरन मैन भी देखने वाले हैं। और साथ में पेपर पॉट जो है अब उसने भी फैसला कर लिया कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की जाएं बातें भाड़ में, मैं जा रही हूँ टोनी स्टार्क को ढूंढने के लिए और उसकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ मारिया हिल को भी वो हार्ड ड्राइव मिल चुकी है जिसकी ज़रूरत टोनी स्टार्क को है, और वो अब कैप्टन अमेरिका को ढूंढने के लिए जा रही है, क्योंकि टोनी ने उससे ऐसा करने के लिए कहा है। तो अब हम आगे से जाके यही देखेंगे किस तरह से टोनी स्टार्क की मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता फेड होती रहेंगी और उसके दुश्मन वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और वहीं पे मारिया हिल और पेपर पॉट उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से साथ देंगी, और इसी वजह से ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी जो हमारे चैनल पर चल रही है। तो इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगली सीरीज़ जो होने वाली है वो फैंटास्टिक 4 की सीरीज़ होने वाली है। क्योंकि आज से पहले मैंने फैंटास्टिक 4 की कोई भी सीरीज़ अपने चैनल पर शुरू नहीं की है, और ये सीरीज़ डार्क ग्रीन की काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इसमें हम फ्रैंकलिन रिचर्ड वगैरह को भी देखने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, आई होप कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो इसी के साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे आपको किसी भी हवाले से कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझसे आप डीएम कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।